बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। मुस्लिम लीग नवाज़ ने पंजाब में जो निगहबान रमज़ान प्रोग्राम पैकेज का आगाज़ किया, पैकेज की पीछे जो आइडिया था वो शायद बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन बेहतर तरीके से नहीं हो पा रही। और हम देख रहे हैं कि तकरीबन हर जगह से शिकायत मौसूल हो रही हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई इस तरह की नहीं हो रही कि जिसके बाद लगे कि चलें ठीक है, चीज़ें अब इस कार्रवाई के बाद बेहतर तरीके से मूव ऑन हो सकेंगी। प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये कि पंजाब में जो काबीना का पहला फेज़ है, इसके बाद इत्तलात हैं कि विद इन पार्टी जो सीनियर लोग हैं वो पार्टी से नाराज़ हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। इसकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। फिर जो IMF के साथ एक नए प्रोग्राम की हुकूमत बात कर रही है, क्या मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है? क्या अवाम के ऊपर जो महंगाई का एक और तूफान सामने नज़र आ रहा है, ये मुस्लिम लीग नवाज़ पॉलिटिकली अफोर्ड कर सकती है? और क्या अवाम इसको जो है वो बर्दाश्त करने की सकत रखते हैं? इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकन पंजाब असम्बली उज़्मा कारदार साहिबा। उज़्मा साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्मा साहब, सबसे पहले तो ये जो निगहबान रमज़ान पैकेज है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा आइडिया है कि अवाम को खवारी से बचाने के लिए हुकूमत ने ये सोचा कि दहलीज पर अवाम को उनकी ज़रूरियात की जो चीज़ें जो गवर्नमेंट दे रही है वो उनकी दहलीज पर पहुँचाई जाएँ। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। शायद 10% लोगों को दहलीज पर चीज़ें मिली और 90% लोग खवार हो रहे हैं। मुख्तलिफ जगह से शिकायत मौसूल हो रही हैं, वीडियो सामने आ रही हैं। आई एम श्योर आपने भी वो वीडियोज़ देखी होंगी। उसके बाद हमें एकदम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खामोश दिखाई दे रही है। इसकी क्या वजह है? क्यों आप लोग उनको नहीं पकड़ रहे जो लोग अवाम को खवार कर रहे हैं, ताकि जो गवर्नमेंट की बेसिक एसेंस थी इस पूरे पैकेज के पीछे वो तो सही तरीके से डिलीवर तो हो सके चीज़ें? हैदर, देखें, ये जैसे ही उन्होंने ओथ लिया है मरीम नवाज साहिबा ने, साथ ही रमजान शरीफ के लिए ये पैकेज 30 अरब का उन्होंने मुख्तस किए कि घर घर जाके इज्जत के साथ लोगों को ये रमजान पैकेज मिले। 65 लाख फैमिलीज को तो ये मिल चुके हैं अभी तक, और तकरीबन 65 लाख में अगर आप बच्चे वगैरह सब शामिल करें, तकरीबन 3-3.25 करोड़ लोग जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। अब ये जो मैं आपको बात बताऊं कि जो मरीम नवाज साहिबा है ना, वो बड़ी हैंड्स ऑन चीफ मिनिस्टर हैं। वो उनको मुख्तलिफ जराए से उनको अपडेट मिलता रहता है। एक तो जाहिर है कि उन्होंने बिस्ट का डाटा था, उस पर इन्हिसार उनको करना पड़ा, और नादरा से उनको इन्हिसार करना पड़ा, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में एक नई लिस्टें तो बन नहीं सकती थी। जबकि मैं आपको बताऊं कि हमारे अपने मुस्लिम लीग के जो बहुत डिजर्विंग वर्कर्स हैं और गरीब लोग हैं, उनको हम ये राशन नहीं दे सके क्योंकि उनका नाम बिस्ट की लिस्ट में नहीं था, या एहसास प्रोग्राम में नहीं था, या कोई और वजूहात थी। आपको पता है हर गवर्नमेंट अपने वर्कर्स को नवाजती है, और बिस्ट में तो बहुत इरेगुलरिटीज देखने में आई हैं कि बड़े बड़े लोग जिनके घर में प्राडोस खड़ी हैं, उनके घर में भी राशन जो है वो उन लिस्टों के मुताबिक कईयों के जा रहा होता है। लेकिन वो ये सारी खामियां जो हैं उनको रमजान शरीफ चूंकि सर पे खड़ा था, तो ये एकदम से नहीं ये एड्रेस हो सकती है। जो हमारे पास डाटा था उसके मुताबिक हमें चलना पड़ा, और जाहिर है उस डाटा के लिए इन्हिसार भी हमें ब्यूरोक्रेसी पे करना पड़ा, अपने डिपार्टमेंट्स पे करना पड़ा, अपनी जितने भी ये लोग हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं, जाहिर है उनके थ्रू ही करवाना था। लेकिन जो जो शिकायत आई, जहां जहां से आई, मरीम नवाज साहिबा ने फौरन उन पे एक्शन लिया। मुझे याद है मैं खुद उनको भेजती रहती हूँ कि देखें वो सरगोदा में ऐसे हुआ, या गुजरावाला में ऐसे हुआ, वहां पे देखें कि ये क्या हो रहा है। फौरन उसका वो अजाला करती थी। उन्होंने फिर जब देखा उनको बड़ी उनको ना ये इस मामले में वो परेशान, और उसके अलावा उन्होंने बरहमी का भी इजहार किया कि भाई क्या बात है कि जब हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है रिलीफ पहुंचाने की, तो क्यों इसमें आप रखने डालने की लोग कोशिश करते हैं? सारे नहीं करते, कई डीसीज कमिश्नर्स वगैरह बड़े आसान तरीके से अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है हमारे एक डीएनए में है कि हमने मिलावट भी बीच में करनी होती है। कॉन्ट्रैक्टर सुना था कि वो उसमें बेसन में मिलावट कर रहे हैं, कुछ आटे में मिलावट कर रहे हैं। ये हमारे एक
पता नहीं खसलत है एज मिनहसुल कौम कि हमने जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी जरूर करनी होती है। 4 पैसे एक्स्ट्रा हमने जरूर बनाने होते हैं, चाहे वो किसी की सेहत के कॉस्ट पे क्यों ना हो। लेकिन मरियम नवाज साहिबा जो है वो हर चीज का उनको इदराक है। उन्होंने फिर एक हेल्पलाइन जो थी उसका वो शुरू करवाई, और वो हेल्पलाइन पूरे सोशल मीडिया पे और सरकारी जराए से लोगों को वो नंबर पहुंचाया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको सही तरीके से मिला नहीं, या आप रह गए हैं और लिस्ट में थे, आपके घर में राशन नहीं पहुंचा, तो इस नंबर पे आप खुद कॉल करें और कंप्लेंट लिखवाएं। यहाँ तक उन्होंने इकदाम लिए हैं, तो खामोशी बिल्कुल भी नहीं इख्तियार की। देखें, जो अगर एक हुकूमत इन हालात में, जब इतने हमारे खजाने में पैसे की शॉर्टेज है, हमारे पास कोई तो वाफिर पैसा तो नहीं होता है, उसमें से 30 अरब अलग साइड पे किए सिर्फ रमजान में लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए, तो कैसे हो सकता है कि सीएम साहिबा जो हैं वो हर चीज का नोटिस ना लें और हर चीज पे सख्ती से एक्शन ना लें? अच्छा, हर चीज पे उन्होंने एक्शन लिया। ठीक हो गया। अच्छा उस्मा साहबा, मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है, सो फार मरीम नवाज साहिबा काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं, लेकिन जब से पंजाब के अंदर काबीना ने ओथ लिया है, अब तो तकरीबन ये बातें क्लियर हो गई हैं कि नून लीग की सीनियर लीडरशिप पंजाब में जो इलेक्ट होकर आई वो काफ़ी नाराज़ है कायदीन से, क्योंकि उन लोगों को पार्लियामेंट काबीना के अंदर एडजस्ट नहीं किया गया। कुछ को सेकंड फेज़ का कहा गया, आपको सेकंड फेज़ में एडजस्ट करेंगे। बहुत से लोगों के नाम फर्स्ट फेज़ में फाइनलाइज कर लिए, नून लीग के लीडरशिप ने कमिटमेंट्स दे दी उनको कि आप कैबिनेट में होंगे, लेकिन उनको कैबिनेट में नहीं लिया गया। तो ये जो काबीना के अंदर शमूलियत ना होने की वजह से पार्टी के अंदर पंजाब में तकसीम नज़र आ रही है, ये कोई इफेक्ट कर रही है परफॉर्मेंस को? हैदर, एक बात समझने वाली है। देखें, इस वक्त हम कर्जों में डूबे हुए हैं, और सबसे पहला हमारा जो मंशूर का वादा ये था कि हमने अपने एक्सपेंडिचर्स जो हैं उनको मिनिमाइज करना है, उनको कम से कम रखना है। काबीना जब आप बहुत बड़ी बनाते हैं, पिछली मुझे बाजार की काबीना याद है, उसमें तकरीबन 50 तक पहुंच गए थे मिनिस्टर। हर एक को उन्होंने, ये जितने भी उनके साथ मिले थे लोग, सबको उन्होंने एक को मिनिस्ट्रियां दे के, वो लालच दे के वो लेके आए थे अपने साथ, और फिर हुकूमत बनाई थी। अब अगर यही काम हम लोग भी शुरू कर दें, तो फिर वो जो सारी ऑस्टेरिटी मेजर्स और वो जो सारा कहना कि जी हम बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है, हमने अपने अखराजात कम करने हैं, हमने कौमी खजाने को जो है हर तरीके से सही तरीके से इस्तेमाल करना है, उसको जाया नहीं करना, आपने सारे खर्चे, तो उसकी वजह से इस वक्त कर्टेल किया हुआ है। और सिर्फ पहले 18 कथा कलामी की माजरत, आप ऑस्टेरिटी की बात कर रही हैं, मतलब हमें तो कोई ऑस्टेरिटी मैयर्स तो नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे तो गाड़ियों के लिए 2.5 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है कि इनके गाड़ियों को टायर चेंज करवाने, जो 2022 में तब्दील हुए हैं, उनके टायर चेंज करवाने के लिए अंदर जो है वो मैचिंग पोशिश के लिए वो 2.5 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है महकमा खजाना से। तो ऑस्टेरिटी तो यहाँ पे हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। देखिए, आप वो एक फजूल सी एक वो जो लेटर जो है वो मैंने भी पढ़ा है उसको। भाई, आप सीएम की जो बुलेट प्रूफ कार है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां कोई सस्ती तो नहीं होती हैं, उनकी मेंटेनेंस में पैसा लगता है। ये जो वो इमरान खान ने जितनी औने पौने 20 करोड़ में वो सारी कई गाड़ियां बेच दी, इतना नुकसान मुल्क का किया है, क्योंकि आपके डिग्निटरीज बाहर से आते हैं, आपको सिक्योरिटी के आपके हालात ऐसे हैं, आपको देनी पड़ती है ये गाड़ी, आपके मुल्क में आपको जरूरत चूंकि है। अब ये अगर गाड़ी नहीं मेंटेन होगी तो ये खराब हो जाएगी, और वो जितना पैसा उसमें लगा है खजाने से वो भी जाया जाएगा। उन्होंने जेब में तो नहीं डाला ना, उनकी गाड़ी है जो उनकी सिक्योरिटी में, और आपकी चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी आपको इंश्योर करनी है, ब्लू बुक आपकी कहती है, तो उसके पीछे हाथ धो के ये लोग पीछे पड़ जाते हैं। ये नहीं देखते कि भाई उसकी किस वजह से उन्होंने किया। आपको वो हेलीकॉप्टर भी नहीं याद जो रोज बनी गला से उड़ता था और पीएम हाउस में लैंड करता था, जिसपे कौमी खजाने से 4 अरब लग गए 3 साल में, जिसकी रनिंग कॉस्ट 2.5 लाख थी 1 घंटे की, वो नहीं नजर आया किसी को। लेकिन ये इन्होंने इसका जो था ना जरूर वो शोशा छोड़ना था कि जी ये कर लिया। वो इन्होंने तो अपना हेलीकॉप्टर भी जो है वो एयर एम्बुलेंस के तौर पे मरीजों के लिए दे दिया कि जी वो मरीजों को लाने ले जाने के लिए आप वो इस्तेमाल करें। तो आप ये भी तो देखिए ना, सारी चीजें एक के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं चीज से, क्योंकि बात सारी ये कि इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक सीएम मरियम नवाज बन गई है, वो कैसे बन गई है, और ऊपर से परफॉर्मेंस उनकी मुंह से बोल रही है, ना वो खुद बैठती है ना किसी को बैठने देती है, और काम का स्पीड उनकी आप देख लें, 28 दिन नहीं हुए और 28 प्रोजेक्ट जो थी उन्होंने उसकी अप्रूवल दे दी अभी कि ये आप सारे शुरू करें, और डेडलाइंस भी साथ दे दी है।
बुज़दार साहब ने तो 3.5 साल में कुछ इस तरह का काम नहीं हमें करके दिखाया था। लेकिन आप ये जो ऑस्टेरिटी के नाम पे आप लोग कह रहे हैं कि इस वजह से कैबिनेट का साइज जो है वो मिनिमाइज रखा गया है। मैं आपको बता रही हूँ, नहीं मैं अब उस पे आपके जी नुक्ते पे आती हूँ। जी देखिए, शुरू पहले 18 दिए किए हैं, इंशाल्लाह ताला अभी कैबिनेट बढ़ेगी, क्योंकि हमारे 40 डिपार्टमेंट हैं पंजाब के, और जाहिर है कि आप जब 2-2 3-3 एक देते हैं मिनिस्टर के अंडर, तो उनको वो सही तरीके से अटेंशन नहीं दे पाते हैं, और वो फिर निगलेक्ट होते हैं वो डिपार्टमेंट, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। और मरियम नवाज साहिबा इस वक्त उस पर वर्किंग कर रही हैं, बहुत सारी टास्क फोर्सेस भी बन रही हैं, हमारी इंशाल्लाह कैबिनेट बढ़ेगी क्योंकि इसकी जरूरत है। लेकिन देखें, जितने भी हमारे मेंबरान हैं, हर कोई समझता है कि जी मुझे कैबिनेट में आना, मैं डिजर्व करता हूँ कैबिनेट में आना, लेकिन हर कोई तो नहीं आ सकता ना। तो वो तो सवाबदीद लीडरशिप पे है कि वो किसको किधर एडजस्ट करते हैं, कुछ को हाँ करेंगे, कुछ को कोई और करेंगे। अभी तो बड़ा काम करने वाला है, ठीक हो गया। अच्छा उस्मा साहब, ये बताइएगा, आप लोगों ने जो 16 माह की पीडीएम की मुस्लिम लीग नवाज जिस गवर्नमेंट को लीड कर रही थी, उसकी परफॉर्मेंस जो थी, उसका रिजल्ट हमने इलेक्शंस में देखा कि पब्लिक आप लोगों से खासी नाराज़ नजर आई। आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें, अब मसला ये है कि मुल्क में एक मरतबा फिर जो महंगाई का एक नया तूफान सामने नज़र आ रहा है, फिर गवर्नमेंट एक नया IMF प्रोग्राम की तरफ जाने की बातें कर रही हैं कि एक लॉन्ग टर्म IMF प्रोग्राम की तरफ गवर्नमेंट जाएगी, और उसके बगैर इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती। और ये हमारे माजी के एक नहीं मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हैं कि जब हम IMF प्रोग्राम्स में गए हैं, आवाम की ऐसी की तैसी फेर के रख दी उस प्रोग्राम ने, और आवाम का जो है वो भरकस निकाल के रख दिया। अब जिस जगह पर आकर लोग खड़े हो गए हैं, जिनकी जितनी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी वो ख़त्म कर चुके हैं, खर्च कर चुके हैं, लोग अपने एसेट्स बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं, क्या अब हम अफोर्ड करते हैं ये सारी चीज़ें? आपके ज़हन में कोई हल है इसका तो बता दें, अगर है तो फिर वो कर लेंगे। हैदर, नहीं, हाल तो बड़ा अच्छा था कि जो चीज़ें हम IMF के कहने के ऊपर कर रहे हैं, यही चीजें हम IMF के कहे बगैर कुछ अर्सा पहले कर लेते तो चीजें बहुत बेहतर हो जाती। अपने फॉरेन रिजर्व देखें कितने, आपने ये देखा है कि आपका जो है इस वक्त आपके पास कितनी रिजर्व में डॉलर्स पड़ेंगे, और आपके क्या सिचुएशन है मईशत की, आपके इदारों का हाल आपने देखा है, PIA का हाल देखा है, 825 अरब के खसारे पे वो चल रहा है। तो मैडम, मैं यही तो मसला है कि मैं ये सारी चीजें, ये सब कुछ देख के मैं जाके पूछूं किससे? आपके खरबों का सर्कुलर डेट है, आपने ये देखा है सारा? मैं यही तो बात कर रहा हूँ, ये मैं पूछूं किससे जाके उस्मा साहिबा? जब इतनी मर्तबा इक़्तिदार नून लीग को मिल गया, पीपल्स पार्टी को मिल गया, 3 साल तहरीक इंसाफ को मिल गया, मैं सवाल किससे करूं जाकर? आप लोगों ने अपने गवर्नमेंट्स के अंदर कुछ चीजें बेहतर की। इसका मैं आपको जवाब देती हूँ, इसका मैं आपको जरूर जवाब जी देती हूँ। जब 2013 से लेकर 2018 तक मुस्लिम लीग नून जब गवर्नमेंट की, उस वक्त तकरीबन हम IMF के प्रोग्राम को खुदा हाफिज कह चुके थे, और हमारी मईशत जो है, डार साहब ने कई दफा आपको कहा है कि आप वर्ल्ड इकोनॉमिक उसमें जाए फोरम पे, उनका जो इकोनॉमिक जो कंपैरिजन है, हम 24th पोजीशन पे थे इकोनॉमिक मुल्कों में। अब हमारी पोजीशन नीचे 47 पे आ गई है, उस वक्त 24th पे थी, और डॉलर हमारा उस वक्त 100 पे था, और हम टेक ऑफ कर रहे थे उस वक्त। सारा भट्टा बिठाया गया है, ये जो प्रोजेक्ट इमरान ला के, जो जितना कर्जा मेरे ख्याल में 70 साल में नहीं लिया, उतना हमने ये पिछले 4 साल में लिया। फिर वो IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके भाग गए। उन्होंने IMF को कहा कि हम कीमतें बढ़ाएंगे, और वो पेट्रोल की कीमतें कम करके भाग गए यहाँ से। ये सारी बातें आपके सामने है, किस तरह से सैबोटाज किया। हम देखें, IMF में से कर्जा लेना जो है वो गड़बड़ खराबी नहीं होती, उसको गलत इस्तेमाल करना, उसको जाया करना, और वो उसको जहाँ सही लगाना चाहिए वहां ना लगाना, ये प्रॉब्लम है हमारे। हम खुद ये हरकतें करते हैं, हम तो वो कर्जा लेके तनख्वाहें दे रहे होते हैं लोगों की, हमको डेवलपमेंट पे थोड़ी वो लगा रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा उस्मा साहब, मेरे पास इस सेगमेंट का वक्त थोड़ा कम है, मुझे बताइएगा, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं कि मियाँ साहब रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में, पहले तो खबरें थी कि पहले सऊदी अरब जाएंगे, वहाँ पर उमरा करेंगे, और उसके बाद लंदन जाएंगे। अब गालिबन जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि वो उमरा शायद नहीं कर रहे, अब शायद वो सिर्फ लंदन जाएंगे।
और मियाँ साहब का के हवाले से जब से ये खबरें आना शुरू हुई हैं, कुछ अर्सा पहले बहुत से एनालिस्ट ये बातें करें कि मियाँ साहब को मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान से चले जाएं, आपकी सियासत में यहाँ पर अब आपके लिए कुछ नहीं है। तो क्या मियाँ साहब की वापसी, अगर आपके पास ऐसी कोई इत्तलात हैं, वो कुछ अरसे में हो जाएगी, या जो मैसेज कन्वे हुए हैं, जो खबरें आ रही हैं, ये मैसेज कन्वे होने के बाद मियाँ साहब ने फैसला किया कि वो लंदन चले जाएं? मुझे बहुत सारे दिल जले बैठे हुए ना, उनको थोड़ी सी बरनौल दे दें। अब उनको बोलें कि आप चिल करें, आपने जो भी कोशिशें की थी उनको मियाँ साहब को गंदा करने की, वो आपकी सारी हो गई हैं फेल। वो बाइज्जत तौर पे बरी हो गए हैं सब अदालतों से। पहले आपने उनको जलावतन किया हुआ था, आपने उन पे 10 किस्म के मुकदमे बनाए हुए थे, आपने उनको पूरी जिंदगी के लिए नाअहल किया हुआ था। ये सारी चीजें जो है खत्म हो गई हैं और इस वक्त सेंटर में भी उनकी हुकूमत है, इस वक्त पंजाब में भी उनकी हुकूमत है और वो इस वक्त पूरी अपनी पार्टी के रुए रवा हैं। तो वो उनको कोई ऐसी कदगर नहीं है कि वो आए किस वक्त और जाएं किस वक्त। वो इलाज के लिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। उनके भाई, उनकी बेटी जो है, उनको वो सारी पूरे उनकी गाइडेंस उनके साथ है, वो हर चीज जो है वो उसमें उनका मशवरा उनके साथ है और लोगों में के दिलों में मोहब्बत है उनके लिए। उनके वो लोगों के लिए उनके दुख और तकलीफ को वो समझने वाले लीडर हैं। तो वो ये जो इस तरह की फजूल किस्म की जो बातें हैं, ये इनका कोई सर पैर नहीं है। अब सिर्फ जाके चुल्लू पर पानी में डूब मरे, क्योंकि ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है, ये हकीकत से बहुत दूर है। बिल्कुल ठीक। आखिर में ये बताइएगा कि आपके साथ एक इंसिडेंट पेश आया, गालिबन आपकी कोई चोरी हुई है, उस हवाले से आप बताएंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या और अब आप जो है उसके हवाले से क्या कह रहे हैं? जी, बहुत अफसोसनाक इंसिडेंट है। मैं असेंबली के सेशन पे, यहाँ पे मॉडल टाउन क्लब है, मैं वहाँ पे जाती हूँ स्विमिंग के लिए। मेरी बैक की थोड़ी इशू होती है, तो वो एक्सरसाइज डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड की है वहाँ पे। तो मैंने जाके वहाँ पे, चूंकि मैं असेंबली से नॉर्मली तो मैं घर से जाती हूँ तो मैं ज्वेलरी तो कोई पहनती नहीं हूँ, लेकिन मैं चूंकि असेंबली से सीधी गई थी तो वहां से मैंने फिर एहतियातन वो अपने हैंडबैग में डाल के तो लॉकर में लॉक करके तो मैं स्विमिंग के लिए गई हूँ। और उसके बाद जब शावर लेके जब मैं वापस आई हूँ, लॉकर खोला है और वो बैग देखा है तो उसमें से मेरी वो ज्वेलरी मिसिंग थी सारी। और मैं तो हवाइयां मेरी उड़ गई। मैंने कहा ये क्या हुआ है यहाँ पे, और मैंने जब शोर मचाया है तो मेरे साथ एहसान हक की वालदा खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि मेरे भी लॉकर में से 10,000 रुपया निकला और मैंने 2 दिन पहले यहाँ कंप्लेंट लिखवाई है और इन लोगों ने कोई चाबियां बनाई हुई हैं कि जिनसे ये खोलते हैं लॉकर, ये चीजें निकालते हैं। फिर उसके बाद 2-3 लोगों ने और मुझे, ये केस मेरा मीडिया पे गया तो 2-3 और लोगों ने मुझे कहा कि हमारी भी पैसे गायब हुए लॉकर से और हमने इंतजामिया को ये लिखवाया भी है। इन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया, इन्होंने किसी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। अंदर ही हाँ जी हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा इनका जो बाहर लगा हुआ था, अंदर तो चूंकि नहीं था क्योंकि ख्वातीन का मामला था, बाहर लगा हुआ था, वो कई दिनों से खराब पड़ा है तो वो भी फारिग था, उसका भी कोई अता पता नहीं। तो मैंने तो फिर अब मैंने SIR कटवाई है और मैंने कहा है कि मैंने पूरी इनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, मैनेजमेंट के खिलाफ भी हो रही है, क्योंकि ये इन्होंने पूरा एक यहाँ पे गैंग बैठा हुआ है जो ये काम कर रहा है। बिल्कुल। और अब उसकी इंक्वायरी हो रही है। कितनी ज्वेलरी आपकी चोरी हुई है? जी मेरे जो तकरीबन वो 5-6 लाख की है वो। अच्छा, 5-6। चलें, अल्लाह करे कि आपके चोर भी मिल जाएं और आपकी ज्वेलरी जो है, जो आपका नुकसान है उसकी भी। और मेरा सिर्फ नहीं देखे ना, वो मैंने चूंकि हिम्मत की और इन्होंने गलत बंदों पे हाथ डाला ना। वो बेचारे आम लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि शायद हमारी कोई प्रॉब्लम थी या हम कोई, लेकिन लोगों ने कंप्लेंट्स लिखवाई हुई हैं पहले, इन राइटिंग लिखवाई है और मैनेजमेंट ने धेले का उस पे एक्शन नहीं लिया। और उसके बाद वो पुलिस वाले यही कह रहे थे अगर हमें ये पहले बताते तो ये आपका वाला इंसिडेंट ना होता आज। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया उस्मा साहब, अपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकने पंजाब असेंबली उस्मा कारदार साहबा हमारे साथ मौजूद थी, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।